ज्ञान भारती हिंदी हाई स्कूल स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट BO लेसन नंबर 4 सूचना संचार ई कॉमर्स और आउटसोर्सिंग, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे प्रस्तावना कि आज के समय में प्रतिस्पर्धा बहुत बढ़ गई है, चाहे वो खेलकूद हो, शिक्षा हो, जॉब हो, धंधा हो, व्यवसाय हो, हर जगह। और ये स्पर्धा में टिके रहने के लिए हमें क्या करना पड़ता है उद्योग और धंधे में कि कम लागत में और अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तु का उत्पादन करना होता है। इसके लिए आउटसोर्सिंग धंधा के लिए एक आवश्यक चीज़ बन गई है। सूचना संचार का अर्थ देखें तो इसे सूचना देना होता है। कम्युनिकेशन शब्द का उपयोग हुआ है अंग्रेजी में। कम्युनिकेशन जो शब्द है वो लैटिन भाषा का शब्द है। कम्युन्यूज और कम्युनिकेयर से यह बना है। टू शेयर कॉमन ऐसा होता है, इसके बीतने से परिवर्तन होने से हम ऐसा कह सकते हैं। इसका और भी विस्तृत शब्द हो गया है। आदि मानव के संकेत, हमें पता है प्राचीन समय में मनुष्य क्या था, आदि मानव था। वो विविध प्रकार के हाव भाव संकेत द्वारा क्या करता था, बातें करता था। और जैसे जैसे समय बीता वैसे वैसे भाषा का भी उपयोग हुआ है। टेक्नोलॉजी के विकास के लिए भाषा और संज्ञा के उपयोग में विविध माध्यम को सूचना संचार क्या बनती है, तीव्र बना देती है। सूचना संचार क्या एक द्विमार्गीय प्रक्रिया है। सूचना एक के माध्यम से दूसरे तक हम क्या करते हैं, पहुंचाते हैं। और सूचना प्राप्तकर्ता संदेश का अर्थघटन प्राप्त करता है। सूचना में विविध प्रकार की जानकारी, विचार, भावना आदि या दो से दो अधिक व्यक्तियों के बीच क्या होता है, आदान प्रदान होता है। सूचना के द्वारा हम एक दूसरे को लिखित रूप से तथा मौखिक रूप से हम कोई भी चीज़ के बारे में बता सकते हैं। संदेश की रचना में ऐसा बताया है कि समय कीप इट शॉर्ट एंड स्वीट। संदेश संक्षिप्त और सरल होना चाहिए जिससे सामने वाले व्यक्ति को हम अच्छी तरह से समझा सकें। इस प्रकार सूचना संचार का आदान प्रदान शारीरिक अभिव्यक्ति, शारीरिक मुद्रा, चेहरे के हाव भाव, आँख के द्वारा, नृत्य के द्वारा, चित्र के द्वारा, नक्शे के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सूचना दे सकते हैं। अब हम देखेंगे इसकी परिभाषा। विचार, सूचना के वक्तव्य, लिखित, संज्ञा, आदान प्रदान, ये सूचना संचार है। इसमें विविध प्रकार के राय, मनोभाव, दूसरे के ज्ञान, विचार को हम एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। अब सूचना संचार की प्रक्रिया देखो। सूचना यह क्या है, डाटा की प्रक्रिया करने के बाद फल अर्थात सूचना मूल 5 स्थानों से प्राप्त कर सकते हैं हम डाटा को। तो पहला है कि संदेश का निर्माण। सूचना के आदान प्रदान में जैसे कि हम मौखिक, लिखित, शाब्दिक, अशाब्दिक, जैसे राजकोट से 8 बजे के बाद वडोदरा जाना है तो सूचना संचार की प्रक्रिया हम सोपान द्वारा समझेंगे। तो देखो, सोपान 1 में पहला हमने बताया है कि संदेश का निर्माण, जैसे कि आदान प्रदान प्रक्रिया के लिए संदेश की रचना की जाती है मौखिक या लिखित रूप से। और उदाहरण जैसे कि राजकोट से 8 बजे से वडोदरा जाने वाली बस कितने बजे मिलेगी, यह एक रचना है। माध्यम का चयन, जैसे संदेश की रचना के बाद हम आमने सामने सूचना संचार के साधनों का क्या करते हैं, चुनाव करते हैं। और उदाहरण में जैसे संदेश भेजने के लिए हम किसका उपयोग करें, टेलीफोन का हमने चुनाव किया। नेक्स्ट है संदेश प्रेषित। संदेश की रचना और माध्यम का चयन करने के बाद हम संदेश भेजते हैं। जैसे कि टेलीफोन द्वारा हम राजकोट में 8 बजे से कितने बजे तक बड़ोदरा बस कब मिलेगी ऐसा हम पूछ सकते हैं। संदेश स्वीकार करना, संदेश प्राप्त करता, जो संदेश प्राप्त करता है वह बताएगा कि टेलीफोन द्वारा राजकोट के रात्रि 8 बजे से वडोदरा जाने के लिए बस कब मिलेगी ऐसा पूछा जाता है। अब इसका अर्थघटन, संदेश हमने प्राप्त कर लिया, जिससे संदेश प्राप्त किया है वह क्या करेगा, अर्थघटन निकालेगा। जैसे कि 8 बजे के बाद वडोदरा जाने के लिए बस कब मिलेगी, और इस तरह से हम ऐसा समझते हैं। संदेश का प्रत्युत, संदेश प्राप्त करता संदेश का योग अर्थघटन करके क्या करता है कि 8 बजे के बाद वडोदरा जाने के लिए बस कब मिलेगी, इस तरह का प्रत्युत्तर करता है। नेक्स्ट हमारा है कि इंटरनेट का अर्थ। इंटरनेट अर्थात क्या, तो यह इंटरनेट इंटरकनेक्शन नेटवर्क इन दो से बना है। इंटर अर्थात आंतरनेट का जाल, इंटरनेट अर्थात अंतर्जाल जो विश्व का सबसे
विशाल जाल है, द नेट इंफॉर्मेशन सुपर हाईवे, स्पेस आदि हम कह सकते हैं। इंटरनेट के द्वारा हम एक से दूसरे जाल को हम जोड़ सकते हैं, इसे नेटवर्क कह सकते हैं। इसमें विविध प्रकार के हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। जैसे कि कंप्यूटर किसी बिल्डिंग के खंड के पास विशाल स्थान पर अलग अलग ऑफिस में दूर दूर स्थानों पर नेटवर्क द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इसको जोड़ सकते हैं। तो इसके 4 प्रकार बताएं। एक लैन, कैन, मैन और वैन। लैन का मतलब होता है लोकल एरिया नेटवर्क, इसमें कंप्यूटर एक दूसरे के साथ वायर द्वारा जोड़ा जाता है। कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, ये कैंपस द्वारा जोड़ा जाता है। मैन बनता है मल्टीप्लेक्शन एरिया नेटवर्क, ये कंप्यूटर के साथ जुड़े होते हैं। वैन का मतलब होता है वाइड एरिया नेटवर्क, ये भौतिक सीमा से वैश्विक रूप से यह जुड़े होते हैं। अब इसको हम 2 भागों में हमने बांटा है। पहला एंटरप्राइज वैन, ये एक बड़ी संस्था विशाल रूप से प्रचलित कंप्यूटर का नेटवर्क है। इसमें विविध प्रकार के नेटवर्क की रचना की जाती है। नेटवर्क इंटरऑप्ट के रूप में जाना जाता है। रेलवे समग्र देश के कार्यरत कंप्यूटर को पद्धति से जोड़ा जाता है। दूसरा है ग्लोबल वैन, ये विशाल नेटवर्क है, भौगोलिक सीमा नहीं बल्कि ये अलग अलग संस्थाओं के साथ जुड़ता है। मतलब कि WWW वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट के द्वारा हम टेलीफोन की आवश्यकता से एक जगह से दूसरी जगह विविध प्रकार के को जोड़ सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, आदान प्रदान कर सकते हैं। अब इसको हमने विविध प्रकार के चाल द्वारा निश्चित किया है। इसमें पहला है अन्य व्यक्तियों के साथ संपर्क। इंटरनेट के द्वारा हम अन्य व्यक्तियों के साथ व्यवहार कर सकते हैं, लेन देन कर सकते हैं और आदान प्रदान कर सकते हैं। दूसरा है जानकारियों की प्राप्ति। इंटरनेट के द्वारा हम विविध प्रकार के विविध देशों की हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा अन्य कंप्यूटर सिस्टम के साथ, जैसे कि बैंकिंग सुविधाएं ऑनलाइन प्राप्त करना, रेलवे की टिकट बुकिंग कराना, विविध प्रकार के शिक्षण परीक्षा पद्धति के बारे में जानना, ये हम क्या कर सकते हैं, इसके द्वारा हम जान सकते हैं। तो देखो बच्चों, आपके बुक में पिक्चर दी है, आकृति दी है, तो ब्राउज़र का चुनाव करना। इंटरनेट पे एंड कनेक्ट करके हम इंटरनेट ब्राउज़र खोल सकते हैं, मतलब फायरफॉक्स आकृति 4.8 में हम देख सकते हैं। दूसरा है सोपान 2, उसमें सर्च इंजन का चुनाव। ब्राउज़र में सर्च बार पर हम क्या करते हैं, वेबसाइट का नाम लिखते हैं, उसके बाद होम जो पेज है वो खुलेगा। उदाहरण में बोलेंगे www.google.com इन लिखने से आकृति 4.2 में गूगल सर्च इंजन इंडिया का होम क्या होएगा, खुल जाएगा। ये हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं तथा मोबाइल में भी कर सकते हैं। तीसरा सोपान आप अपने किताब में देख सकते हो कि आवश्यक सूचना सर्च बार में एंटर क्या कर सकते हैं, जिसमें विविध प्रकार के पिक्चर हम देख सकते हैं। जैसे हमें लायन चाहिए तो लायन हमें मिलेगा, ठीक है। अब सोपान 4 में आप देखो वेबसाइट पसंद करना, कि पेज के सर्च बटन पर हम क्लिक करके लायन के विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उसमें विविध प्रकार की जानकारी खुलेगी। आकृति 4.4 में देख सकते हैं। सोपान नंबर 5 में हमने देखा है कि लाइन के विषय में वेबसाइट की सूची से योग वेबसाइट क्लिक करने से वेबसाइट खुलेगी और हमें जानकारी उपलब्ध होगी। और इसमें देखो लाइन के विविध प्रकार के चित्र हम देख सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा आया है ई कॉमर्स। इसका अर्थ होता है ई कॉमर्स अर्थात इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। इलेक्ट्रॉनिक के जो भी साधन है, माध्यम है, इनका हम व्यापार कर सकते हैं। जैसे कि विविध क्रिया होती है, खरीदना, बेचना, ऐड करना, ये सब हम कर सकते हैं ई कॉमर्स द्वारा। विविध प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक के साधनों का उपयोग करना, बैंक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारे का इसमें उपयोग हम करते हैं। ई कॉमर्स के कारण धंधा की इकाइयों के क्रय विक्रय, माल की डिलीवरी करते हैं, धन का भुगतान करते हैं, ग्राहकों की खरीदी करने में लगने वाली समय खर्च में क्या होती है, कमी होती है। ई कॉमर्स द्वारा हम विविध प्रकार के क्रय विक्रय करते हैं, समय भी बचता है। विविध प्रक्रिया, वितरण, फोन, डाक, छपाई आदि का में व्यय भी कम होता है। परिणाम वाले इंटरनेट के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रक्रिया हम शीघ्रता से कर सकते हैं और हमारे उत्पादन मूल्य, माल की गुणवत्ता आदि के बारे में भी हम जान सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि कार्यक्षेत्र। तो कार्यक्षेत्र को 4 भागों में विभाजित किया है। पहला धंधा से ग्राहक, मतलब बिजनेस टू कस्टमर। इसमें से एक छोर पर व्यापारी है, दूसरे पर क्या है, ग्राहक है। ये दोनों एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए होते हैं। ग्राहक किसी भी स्थान से
किसी भी समय पर वस्तु को पसंद कर करके क्या कर सकता है, वस्तु को सीधे मंगवा सकता है और व्यापारी उसको उसके घर पर पहुंचा सकता है। ठीक है, और ऐसा बताया है कि वस्तु के फुटकर विक्रय में अतिरिक्त B2C ऑनलाइन बैंकिंग परिवहन की सुविधा भी प्राप्त हुई है। अब धंधे से बिजनेस टू बिजनेस, इस प्रकार के धंधे में कोई एक व्यवसायी दो होते हैं। ऐसे स्पर्धात्मक युग में धंधा की परस्पर आश्रित होता है, अवलंबन का सरल होता है, जैसे कि वितरण मध्यस्थियों के साथ ई संबंध करना, सम्मिलित करना, व्यवसाय के मध्य अधिक पारदर्शिता दिखाना, माल संग्रह करने की व्यवस्था, स्टॉक की सूची करना, भुगतान करना। तीसरा है ग्राहक से ग्राहक, मतलब कस्टमर टू कस्टमर। इस प्रकार से ग्राहक की विविध प्रवृत्तियां जुड़ी हुई होती हैं, जैसे कि वेबसाइट में इंटरनेट के द्वारा क्रेता और विक्रेता क्या करते हैं, दोनों वस्तु का आदान प्रदान करते हैं और ऑनलाइन सारी हमें सुविधा प्राप्त होती है। कितनी सारी वस्तुओं भी हम नीलामी, जो पहले क्या होता था कि नीलामी फेस टू फेस होती थी, आज क्या होता है कि कंप्यूटर द्वारा हम लोग कोई भी चीज़ की नीलामी तथा वस्तु की खरीदी बिक्री हम कर सकते हैं। चौथा पॉइंट है हमारा ग्राहक से धंधा। इस प्रकार के ई कॉमर्स में ग्राहकों को योग्य लगे ऐसे प्रकार से जिस निश्चित उत्पादन में ग्राहक का इच्छुक होता है, मतलब वस्तु को खरीदना चाहता, वो उसको चयन कर सकता है, चुनाव कर सकता है, वस्तु को खरीद सकता है। इसमें विविध प्रकार के मोल भाव में लगने वाले समय को कम करती है। धंधा की इकाई में ये सरलता से हमें प्राप्त होता है। इसके दो पॉइंट बताएं, एक सरकार के व्यवसाय, दूसरा है सरकार के नागरिक, तीसरा है सरकार से सरकार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ई कॉमर्स के सफल अमलीकरण में आवश्यक साधन। तो पहला है वेबसाइट क्या विकसित करना, उसका संचालन करना, देखभाल करना। वेबसाइट में विविध प्रकार के, जैसे कि www वर्ल्ड वाइड वेब, ये स्थल सरल भाषा में वेबसाइट वर्ल्ड वाइड वेब पढ़ी जाती है। इसमें हम भौतिक भौगोलिक पता नहीं हैं, बल्कि पेड़ी द्वारा दी जाने वाली सभी सामग्री हम ऑनलाइन क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब इंटरनेट युक्त कंप्यूटर, ई कॉमर्स में यदि व्यापारी या ग्राहक क्रय विक्रय करे, धंधा की प्रवृत्तियों से जुड़ी रहे, तो इंटरनेट के साथ हम क्या कर सकते हैं, जुड़े रहते हैं। तीसरा क्रेडिट या डेबिट कार्ड, ई कॉमर्स द्वारा क्रय विक्रय करना, वस्तु को खरीदना, बेचना, व्यापारी से परिचित होना और पैसों का लेन देन, धनराशि का जोखिम आदि हम क्या कर सकते हैं, पूर्व माल देने से जोखिम हम अनुभव कर सकते हैं। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड दूर करता है। नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन व्यवहार में पहला है पूर्व खरीदी विक्रय की अवस्था, विज्ञापन द्वारा हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विविध प्रकार की क्रय विक्रय की शर्तें वो भी हम कर सकते हैं। तीसरा है माल धन का भुगतान, पहली या दूसरी अवस्था में सूचना का प्रवाह जुड़ा होता है और इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, धन का आदान प्रदान करते हैं। विविध प्रकार के इंटरनेट द्वारा हम लोग ऑनलाइन व्यवहार भी करते हैं और खर्च भी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पंजीकरण, ऑनलाइन खरीदी करने के पूर्व पहले हम क्या करते हैं, फॉर्म भरते हैं, फिर ऑनलाइन खाता खुलवाते हैं, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं और फॉर्म भरने के बाद उसमें खुलवाने वाले का नाम, पता, नंबर आदि हम उसमें बताते हैं। इसके बाद हमें पासवर्ड मिलता है जिससे हम सुरक्षित रख सकते हैं। दूसरा है ऑर्डर देना, ऑनलाइन खरीदी करते समय विविध प्रकार की पसंदगी शॉपिंग कार्ट में हम क्या करते हैं, रखते हैं और शॉपिंग कार्ट में खरीदी गई सूची में पश्चात विकल्प पर हम जानकर धनराशि का क्या करते हैं, भुगतान करते हैं जो हमने वस्तु खरीदी हुआ। तीसरा है धन भुगतान की व्यवस्था, ऑनलाइन जब हम खरीदी करते हैं वस्तुओं की तब कैश ऑन डिलीवरी भी करते हैं, मतलब वस्तु खरीदने के बाद तुरंत ही पैसा देते हैं। चेक द्वारा कर सकते हैं, नेट बैंकिंग द्वारा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड द्वारा करते हैं, डेबिट कार्ड द्वारा कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हमारा धन भुगतान की प्रक्रिया, तो पहला है कैश ऑन डिलीवरी, जब हम वस्तु मंगाए पते पर जब हम वस्तु प्राप्त हमें हो जाए तब हम क्या कर सकते हैं, पैसा देते हैं, उसे कहते हैं कैश ऑन डिलीवरी। दूसरा है चेक, ग्राहक ऑनलाइन व्यापारी ग्राहक से चेक प्राप्त करके व्यवस्था भी कर सकता है। क्रेता या विक्रेता, खरीदने वाला है बेचने वाला, वो चेक द्वारा भी पैसों को जमा करवा सकता है। तीसरा है नेट बैंकिंग द्वारा ट्रांसफ़र, बैंकिंग इंटरनेट के माध्यम से हम यह भी कर सकते हैं। इस प्रक्रिया में क्रेता भुगतान योग्य रकम बैंक के खाते में ऑनलाइन क्या करता है, ट्रांसफ़र कर देता है। तीसरा है क्रेडिट या डेबिट कार्ड द्वारा, इस प्रकार के कार्ड में जैसे कि प्लास्टिक के रूप में क्रेडिट या डेबिट कार्ड आता है। यह क्रेडिट कार्ड देने वाले बैंक कार्ड को धारक में
क्रय करने की सुविधा देता है। ऑनलाइन हम क्या कर सकते हैं, धनराशि की भुगतान कर सकते हैं और ये सुविधा अनुसार समय में धनराशि भुगतान की स्वतंत्रता होती है। नेक्स्ट है हमारा डिजिटल कैश। ये एक प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक मुद्रा है, मात्र साइबर स्पेस में ही अस्तित्व में होता है। इस प्रकार की मुद्रा को हम भौतिक अस्तित्व के स्वरूप में नहीं होता। बैंक वास्तविक मुद्रा इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपयोग सुविधा प्रदान करती है, जैसे कि डिजिटल कैश और ई कैश फॉर्म संभालने के बाद विशिष्ट प्रकार के सॉफ्टवेयर भेजती है, जो ऑनलाइन हमारा क्रय और विक्रय होता है। नेक्स्ट है हमारा कि व्यवसायों का संरक्षण एवं सुरक्षा। जो व्यवहार हमने करते हैं तो उसके लिए क्या करती है, तो विविध प्रकार के जोखिम के 3 प्रकार की सुरक्षा दी है। एक व्यवहार का जोखिम, तो व्यवहार के जोखिम में देखो, ऑनलाइन व्यवहार में ग्राहक ने ऑर्डर नहीं दिया, ऐसा विक्रेता बतलाता है और ग्राहक ये बताता है कि वो ऑर्डर नहीं दिया है। इसके अलावा माल से सही स्थान पर पहुंचने की गुणवत्ता योग्य नहीं है, तो शिकायतें प्राप्त होती है और इसका निवारण के लिए पंजीकरण हमें करवाना पड़ता है। दूसरा है सूचना संग्रह के जोखिमों के सामने रक्षण। सूचना के संदर्भ में अनेक जोखिम होते हैं, जैसे कि उद्देश्य है अथवा बदला जा सकता है, वायरस या हैकिंग शब्दों से परिचित होंगे आप, और कंप्यूटर में सिस्टम में अपनी नकल खड़ी कर सकता है, विविध प्रकार की क्षति पहुंच सकती है, स्क्रीन पर प्रवेश हो सकता है, रुकावट पैदा करता है, फाइल को भी हानि हो सकती है, ठीक है, विविध प्रकार के सिस्टम की क्षति भी हो सकती है। नेक्स्ट है बौद्धिक संपत्ति और गुप्तता के जोखिम। तो इसमें देखो, तो तीसरा पॉइंट हमारे में इंटरनेट खुला मंच है। एक बार कोई जानकारी इंटरनेट पर रख दी जाए तो सार्वजनिक हो जाती है, सभी उसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जैसे फ़ोन नंबर हुए, पासवर्ड हुए। धंधा की बहुत सारी गुप्त रखना भी आवश्यक होता है, उसका हमारा कोई गैर उपयोग ना कर सके। नेक्स्ट है आउटसोर्सिंग और बाह्य स्रोत। फुटकर कार्य या प्रक्रिया किसी निश्चित समय के लिए अनुबंध होती है, उसे आउटसोर्सिंग कहते हैं। इसमें बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि गौण कार्य आउटसोर्सिंग करवाती, धंधा में बौद्धिक कार्य उनका मुख्य कार्य होने के बावजूद भी आउटसोर्सिंग करवाना पड़ता है। इसमें नेक्स्ट है हमारा धंधा की प्रक्रिया के बाह्य स्रोत, मतलब बीपीओ। बीपीओ अर्थात कंपनी के विशिष्ट कार्यों की प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए कंपनी समूह के करार आधारित सेवा प्रदान करती है। जो कंपनियां कॉल सेंटर्स, डेटा एंट्री का कार्य करती है, वह यह कार्य करती है। तो बीपीओ की आवश्यकता क्या है, तो कॉरपोरेट वर्ग में कर्मचारी को दैनिक गौण कार्यों को क्या करना, मुक्त करवाना। इसमें पहला पॉइंट है खर्च में कटौती। क्या करती है, विविध प्रकार की बिलिंग, खरीदी, डेटा एंट्री, मार्केटिंग, फंड, इसमें क्या करती है, खर्च घटा देती है। दूसरा है कंपनी की मुख्य व्यवस्था पर ध्यान। कंपनी की दैनिक आउटसोर्सिंग करने के साथ व्यवसाय पर भी वो ध्यान केंद्रित करती है। तीसरा क्या है कि कार्य की कुशलता का लाभ। धंधा की इकाई कर्मचारी की भर्ती में प्रशिक्षित करती है, उनके स्थान पर आउटसोर्सिंग गुणवत्तापूर्वक कार्य करती है, जिससे सामने वाले व्यक्ति को प्रॉफिट हो। चौथा है परिवर्तनशील मांग को पूर्ण करना। बीपीओ क्या करती है, कंपनियों को ग्राहकों को निरंतर बदलती मांग, क्योंकि ग्राहकों की जो मांग है वो समय के साथ क्या होती है, बदलती रहती है। पांचवा है लाभ में वृद्धि। व्यापारी इकाई क्या सोचती है, कम खर्च में अधिक से अधिक अच्छी वस्तु का उत्पादन करें, जिससे हमारा विक्रय बढ़े, व्यापार के क्षेत्र में वृद्धि हो, ग्राहकों को संतुष्टि पैदा हो। नेक्स्ट हमारा क्या है, देखो बीपीओ का कार्यक्षेत्र में पहला है बैंक ऑफिस आउटसोर्सिंग, जैसे कि बिलिंग करना, कोई वस्तु को खरीदना, डेटा एंट्री करना, या आंतरिक कार्य किया मतलब अंदर के। दूसरा है फंड ऑफिस आउटसोर्सिंग, इसमें मार्केटिंग या टेक्नोलॉजी, ग्राहक से संबंधित जो भी सेवाएं उसका समावेश होता है। नेक्स्ट हमारा है कि ज्ञान प्रक्रिया के बाह्य स्रोत, इसमें केपीओ। केपीओ का मतलब क्या होता है कि ज्ञान संबंधित प्रक्रिया की आउटसोर्सिंग। वीपीओ में कार्य संबंधित प्रक्रिया को केंद्रित किया जाता है और केपीओ इसका ध्यान को केंद्रित करता है। अब केपीओ की आवश्यकता में जो पहला पॉइंट है हमारा, वो है सर्वोत्तम निपुणता की प्राप्ति। केपीओ क्या करता है कि सेवा देने वाली जो भी संस्था होती है उनको प्रशिक्षण देता है, सिखाता है, मानव संसाधन का विनियोग करता है, उच्च कोटि की कुशलता प्राप्त करता है, न्यूनतम खर्च करता है, विविध प्रकार की विनियोग श्रेष्ठ परिणाम देता है। दूसरा है स्रोतों का महत्तम उपयोग। इसमें विविध प्रकार के साधन होते हैं,
आउटसोर्सिंग के कारण इकाई के मानव संसाधन को मुक्त होता है, ग्राहक लक्षी प्रवृत्तियों में किया जाता है। तीसरा है जटिल समस्याओं का समाधान। इसमें कोई भी समस्या होती है जैसे कि टेक्नोलॉजी कौशल और समस्याओं का निराकरण करने का कार्य भी करता है। चौथा है कि मुख्य कार्यों पर विशेष ध्यान, जैसे कि कोई एक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षण, कैंटीन की सुविधा, स्टेशनरी की सुविधा, यह क्या हो गया मुख्य कार्य का विशेष। पांचवा पॉइंट क्या है कि द्रव्य का महत्तम उपयोग। जो हमारे पास पैसा है उसका हम किस तरह से उपयोग करेंगे, तो ऐसे कार्यों के लिए पूंजी विनियोग करने की आवश्यकता नहीं होती। पूंजी का महत्तम उपयोग धंधे के विकास के लिए किया जाता है। छठा पॉइंट है खर्च में कमी। विविध प्रकार की इकाइयाँ क्या करती है, खर्च में कमी करती है। कंपनी द्वारा बाजार में विविध प्रकार का संशोधन करने का कार्य भी करती है। सातवां पॉइंट है जोखिम में कमी। यदि वर्तमान की परिस्थिति में हमें पता है मार्केट में क्या होता है, विविध प्रकार की स्पर्धा होती है, नीति होती है, टेक्नोलॉजी होती है, इसमें परिवर्तन होता है, तो इसमें विनियोग के समय अनुपयोगी हो जाता है। आउटसोर्सिंग इस तरह से जोखिम का में कमी भी करती है। अब केपीओ का कार्यक्षेत्र, इसमें पहला है हमारा व्यापार और बाजार में संशोधन, कानून की सेवा, मेडिकल की सेवा, प्रशिक्षण देना, संशोधन करना, कंप्यूटर के प्रोग्राम करना, एनिमेशन और डिज़ाइनर। तो विद्यार्थी मित्रों लेसन नंबर जो 4 है वो हमारा आज कंप्लीट हुआ। आपको होमवर्क में क्या करना है, स्वाध्याय में जो एमसीक्यूज़ है, संक्षिप्त में छोटे शॉर्ट क्वेश्चन है तथा मुद्दा सर क्वेश्चन आंसर है, ये आपको क्या करना है, याद करना है, लिखना है। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करो तथा लाइक करो। थैंक यू।